नमस्कार दोस्तों, बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले इनऑर्गेनिक का भी आपके लिए टॉपिक्स के बारे में बताया था। आज मैं आया हूँ ऑर्गेनिक के टॉपिक के साथ, जो है बायोमोलिक्यूल्स। चलिए दोस्तों, तो बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसके बाद अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स का जनरल सिंपल डेफिनेशन के बारे में अगर बात करूँ तो दीज बिल्ड्स अप लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का शारीरिक ढांचा बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इसके बाद ये दीज आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग अगर पहले बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, जो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में ये दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग 3 चीजें डिस्कस करेंगे, जो है सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड्स, तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। चलिए, तो पहले मोनोसैकेराइड्स के बारे में बता दूं। मोनोसैकेराइड्स के कुछ जनरल बहुत जाने माने एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड्स आते हैं, ट्राइसैकेराइड्स आते हैं, टेट्रासैकेराइड्स आते हैं। डाइसैकेराइड्स में आएगा आपका सुक्रोज, माल्टोज, ट्राइसैकेराइड्स में आपका रैफिनोज हो गया, टेट्रासैकेराइड में आपका स्टेरियोज हो गया। अच्छा हाँ, एक खास बात बता दूं, यहाँ पे सुक्रोज एकमात्र ऐसा कंपाउंड है, ऐसा ओलिगोसैकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग होता है, बाकी सारे ओलिगोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं। इसके बाद मैं अगर बात करूं पॉलीसैकेराइड्स की, तो पॉलीसैकेराइड्स में आप 3 चीजें पढ़ेंगे, जो है पहला है स्टार्च, दूसरा है सेल्यूलोज, तीसरा है ग्लाइकोजन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टार्च का। स्टार्च बनता है 2 चेन्स से, एक होता है अमाइलेज का चेन, एक होता है माफ कीजिएगा अमाइलोज, नॉट अमाइलेज, अमाइलोज का चेन, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन का चेन। ये बनते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के n नंबर ऑफ यूनिट्स से। अमाइलोज बनता है, अमाइलोज में ग्लूकोज की बॉन्डिंग होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और अमाइलोपेक्टिन में होती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अच्छा, मैंने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में बात की, तो मैं बता दूं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता कैसे। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनने का कुछ इस प्रकार का कारण होता है। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आप लेंगे, इसमें आप नंबरिंग कर लीजिए, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ठीक है दोस्तों, सेम इसमें भी कर लीजिए 1 2 3 4। अच्छा, तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की मैंने बात की थी। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन एंड ये OH, ये जाके एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालता है और ये बॉन्ड बनता है 1,4 ग्लाइकोसाइड। इस मॉलिक्यूल, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का 4th कार्बन मिला के एक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की, जो अमाइलोपेक्टिन में पाई जाती है, तो उसमें ये CH2OH का जो OH होता है वो, और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों मिला के बॉन्ड बनाता है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आता है, ये अमाइलोज का चेन हो जाएगा, ये अमाइलोपेक्टिन का चेन हो जाएगा, यहाँ पे ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये सारे हो जाएंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस के। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। तो अमीनो एसिड्स होते क्या है? तो अमीनो एसिड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो अमीनो एसिड्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है अमीनो एसिड्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे आप देखते हैं कार्बन COOH, एक होता है R ग्रुप, एक होता है NH2 ग्रुप, एक होता है हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, अब ये होता है अमाइन ग्रुप, ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसे हम कलेक्टिवली अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अमीनो एसिड्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स बार बार n नंबर ऑफ यूनिट्स अगर रिपीट करते हैं तो वो कहलाता है पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड बनता कैसे? पॉलीपेप्टाइड बनने का एक कारण होता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ये है, दूसरा अमीनो एसिड आप लेंगे तो यहाँ पे NH2 लीजिए आप, ये C, ये H, COOH एंड दिस इज R। तो दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, तो इस OH का, COH का O एंड दिस हाइड्रोजन मिला के एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा, और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CONH बॉन्ड, जो कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, पॉलीपेप्टाइड का नेचर बता दूं मैं, तो पॉलीपेप्टाइड एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ठीक है दोस्तों, अब पॉलीपेप्टाइड के बाद अगर हम बात करें एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बायोलॉजी में भी आप पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी आप पढ़ते हैं, काफ़ी जगह सुना होगा, बार बार रिपीट होते रहते हैं ऐसे शब्द। ठीक है, तो एंजाइम्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो एंजाइम्स कुछ होते नहीं है, ये एक प्रकार के प्रोटीन्स ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, एंजाइम्स क्या, एंजाइम जनरली करते क्या, ये आपने सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ये कुछ नहीं करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ करते हैं जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी को घटाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एंजाइम के लिए एक हाइपोथेसिस दी गई थी, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स,
जो बाद में फिर एंजाइम बाहर निकलता है वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। एंजाइम नॉन रिएक्टिव स्पीसीज है, ये देखिए इसने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाया और आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। अब एंजाइम्स के बाद अगर बात करेंगे हम लोग विटामिन की, तो विटामिन होते हैं आरएनए, डीएनए, ये सब चीज़ें आपने बायोलॉजी में भी पढ़ी हुई हैं और इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि समय का अभाव बहुत ज़्यादा है। इसके बाद मैं अब फटाफट आता हूँ पॉलीमर्स पे। चलिए दोस्तों, तो हम आते हैं दूसरे टॉपिक को, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के बारे में बता दूं, पॉलीमर्स कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड है। पहला है लीनियर चेन पॉलीमर, पहला होता है लीनियर पॉलीमर, दूसरा होता है चेन पॉलीमर, तीसरा होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। ये तीनों किसके बेसिस पे डिवाइडेड है? ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइडेड है। लीनियर पॉलीमर्स में सिंपल लीनियर चेन्स होते हैं कुछ इस प्रकार के, चेन पॉलीमर्स में ऐसे चेन्स होते हैं जिसमें कुछ कुछ साइड चेन्स बनी हुई होती हैं, लीनियर पॉलीमर्स होते हैं जिसमें साइड चेन्स इंक्लूडेड होती हैं। उसके बाद अगर क्रॉस लिंक पॉलीमर्स की बात करें तो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में लिंकेजेस बनी होती हैं ऐसे कुछ इस प्रकार से, सारे लीनियर चेन्स जुड़े हुए होते हैं, तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर्स कहलाते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे अगर हम देखें तो पॉलीमर्स कुछ इस प्रकार के होते हैं, वो है थर्मोसेटिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमर्स, फाइबर्स। और सोर्सेस के बेस पे देखें तो पॉलीमर्स होते हैं दो प्रकार के, वो है नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, मैं बेसिक चीज बताना भूल गया, वो पॉलीमर्स होता है। पॉलीमर्स होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ रिपीटेड नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में बता दूं पॉलीमर, कुछ पॉलीमर्स के एग्जांपल। पहला है पॉलीइथीन। पॉलीइथीन किससे बनेगा? इथीन की n नंबर ऑफ यूनिट से। बुना एस किससे बनेगा? स्टाइरीन प्लस 1,3-ब्यूटाडाइन के n नंबर ऑफ यूनिट्स जब रिपीट होते हैं तो बुना एस कहलाता है। इसे स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर भी बोलते हैं, जिसका नाम होता है SBr। ठीक है दोस्तों, SBr याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में कभी एग्जाम में पूछ सकता है, SBr स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में हम बात करें नियोप्रीन की, तो नियोप्रीन में क्लोरोप्रोपीन की n नंबर ऑफ यूनिट्स रिपीट होती है। इसके बाद टेफ्लॉन की बात करेंगे तो CF211CF2 के n नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, ये टेफ्लॉन कहलाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PTFE भी बोलते हैं। PTFE का फुल फॉर्म होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब आता है PVC। PVC क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसमें विनाइल क्लोराइड्स की n नंबर ऑफ यूनिट्स रिपीट होते रहती हैं और PVC फॉर्म होता है। ये सारे जितने मैंने बताया तो शुरू के 5 ये सब आते हैं एडिशन पॉलीमर्स में। दोस्तों मैं बता दूं, ये शुरू के जो 5 मैंने बताया, पॉलीइथीन, बुनाएस, नियोप्रीन, टेफ्लॉन, PVC, ये सब किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? उस कैटेगरी का नाम होता है एडिशन पॉलीमर्स। इसके बाद हम बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में मैं सबसे पहला बताऊंगा ग्लिप्टन। ग्लिप्टन बनता है इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड की मदद से। ये सारे n नंबर ऑफ यूनिट्स रिपीट होते जाएंगे। हाँ, एक खास बात बता दूं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में कोई भी 2 मोनो यूनिट्स जुड़ेंगी, उन यूनिट्स के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनाएगा, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमर्स की सबसे बेसिक चीज ये है कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलना जरूरी है। उसके बाद ये n नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर्म करेगा और ग्लिप्टर बना लेगा या फिर जो भी बन रहा है। नाइलॉन 6 की अगर बात करेंगे तो एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद नाइलॉन 610 के बारे में अगर मैं बता दूं तो सिबेसिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। सिबेसिक एसिड होता क्या है? सिबेसिक एसिड होता है 10 कार्बन का डाइओइक एसिड होता है, COOH CH2OH COH, कुछ इस प्रकार का इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में बात करेंगे नाइलॉन 6 की। नाइलॉन 6 कुछ नहीं होता है, कैप्रोलैक्टम होता है, जिसके n नंबर ऑफ यूनिट्स रिपीट होते हैं। कैप्रोलैक्टम के बाद अगर मैं बात करूं बेकेलाइट की, तो बेकेलाइट होता है फेनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, जिसके n नंबर ऑफ यूनिट्स वाटर रिलीज होते जाता है और n नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर्म करता है, जिसमें बेकेलाइट फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद चलिए दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता कैसे है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने का सबसे पहला कारण है ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरली ये चीज़ पाई जाती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक चीज़ और पाई जाती है, वो वैकेंसी इन द डी सबसेल्स। वैकेंसी इन द डी सबसेल होने के कारण कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैकेंसी हो सकती है, अब ये पार्शियली फिल्ड भी हो सकते हैं, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे ये हम लोग दिखता है। K4FeCN6 मान लीजिए हमने लिया, तो इसमें K4 क्या है? K इज आयोनाइजेशन स्फीयर, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। इसके बाद आयरन, आयरन यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है। उसके बाद साइनाइड आयन जो लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? स्पीसीज विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब ये आता है 6 क्यों लगा हुआ है? 6 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ एटम्स और आयंस बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिगेंसी। नोट कर लीजिएगा, एक अलग वर्ड है ये लिगेंसी। उसके बाद अब हम आते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स होते हैं किस प्रकार के? कुछ प्रकार के लिगेंड्स होते हैं, जिसमें पहला है मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं।
तीसरा होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये कुछ अलग प्रकार का होता है जिसमें जो लिंकेज आइसोमेरिज्म का भी एक कारण बनता है। जब हम आइसोमेरिज्म में डिस्कस करूंगा तब आपको बताऊंगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए साइनाइड आयन और आइसोसाइनाइड आयन, इसमें Cn- है और Nc- है। जब नाइट्रोजन से बॉन्डेड होता है तब Nc- होता है, जब कार्बन से बॉन्डेड होता है कोई भी लिगेंड एटम तो Cn- होता है। इसके बाद हम बात करेंगे SCN- भी कुछ इसी प्रकार का एग्जांपल है, SCN- और NCS-। ठीक है, इसके बाद हम चौथी चीज की बात करेंगे वो है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जिनकी वेरिएबल डेंसिटी होती है, जैसे कि एग्जांपल आपका सल्फेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, EDTA 4-। EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। दोस्तों तो अब हम बात करते हैं वर्नर्स थ्योरी के बारे में। वर्नर्स थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें दो चीजें बताई जाती है, एक है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी होती क्या है? प्राइमरी वैलेंसी के लिए हम प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल के द्वारा भी बताई जाती है। ये वेरिएबल होती है, सेटिस्फाइड बाय एनायंस की होती है, ये आयनाइजेबल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये नॉन वेरिएबल होती है, जी हाँ, ये चेंज नहीं होती है बार बार। सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स, ये लिगेंड्स द्वारा सेटिस्फाइड की जाती है, नॉन आयनाइजेबल होती है ये, और ये डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल होने का मतलब ये कि ये ज्योमेट्री डिसाइड करने में भी हेल्प करेगी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एग्जांपल देखिए आप, CONH3 4Cl2Cl। ठीक है, अब इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये बता रही हैं आपके नॉन आयनाइजेबल के बारे में, और NH3 जो आयनाइजेबल है उसके बारे में बता रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विथ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स। इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो एक है K4FeCN6, जिसका इसमें आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है? 26। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन यहाँ पर 2 है, और 2 इंटू 6 हमने किया है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन देखेंगे तो ये आया 24 + 12 36। ये इसने अटेन किया है क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर जो होता है 36, और अगर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स, दैट विल बी मोर स्टेबल। अब अगर इसी की तरह दूसरा एक कंपाउंड होता है जिसकी अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स होता है K3FeCN6, उसका एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आता है 35, विच इज स्लाइटली लेस स्टेबल। दोस्तों मैं एक गलती बोल गया था, उस गलती के बारे में मैं उस गलती को सुधारना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने जो बताया था, यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये आयनाइजेबल है, सिर्फ एक क्लोरीन जो डॉटेड लाइन से दिखाई गई है, बाकी आयनाइजेबल नहीं है क्योंकि ये सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में आता है, विच इज नॉट आयनाइजेबल, और ये क्लोरीन जो बाहर है अलग से, दैट इज आयनाइजेबल। चलिए दोस्तों, तो हम डिस्कस करते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म कुछ इस प्रकार के दो प्रकार के उसके होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 4 प्रकार के होते हैं। एक है आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, एक होता है कोऑर्डिनेशन। लिंकेज आइसोमेरिज्म मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था जब मैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के बारे में बता रहा था। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। स्टीरियो आइसोमर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल, दूसरे होते हैं ऑप्टिकल। अच्छा, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बता दूं, यहाँ पे आइसोमेरिज्म के लिए आपको सबसे अच्छी किताब मैं प्रेफर करने जा रहा हूँ, जो है सिर्फ और सिर्फ NCERT बुक। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, जिसे CFT के नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में 2 चीज़ बताई गई है। पहला, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है, कैसे बनता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका आता है D2sp3। जब D ऑर्बिटल S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल के पहले हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, देन इट फॉर्म्स इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसी के विपरीत होता है आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में। जो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमें देखें तो डी ऑर्बिटल 2 प्रकार के इस तरीके से स्प्लिट होता है, जिसमें EG ऑर्बिटल्स ऊपर आते हैं, T2G ऑर्बिटल्स नीचे आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों के बीच में एनर्जी का जो गैप होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ये जो पॉइंट होता है दिस इज न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पर एनर्जी 0 होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो ये कुछ ऑक्टाहेड्रल के जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें T2G ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाते हैं और EG ऑर्बिटल्स नीचे हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ इस प्रकार का ऑर्डर होता है, जिसमें कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड्स माने जाते हैं और हेलोजेंस वीक फील्ड लिगेंड्स माने जाते हैं। ऑर्डर आप नोट कर लीजिएगा और जरूर से जरूर NCERT प्रीफर कीजिए।
दोस्तों, तो अब इसके बाद मैं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।